अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहां से प्रूविंग वाला सम चालू हो रहा है और प्रूविंग वाला सम का एक खासियत है, क्या है पता है? अगर अच्छे से समझ में नहीं आएगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो तुम कर नहीं सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 में एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करेंगे और ये हम लोग 10 में भी जाके वहां पे भी इंप्लीमेंट करेंगे। बात समझ में आ रहा है? क्लास 10 में भी ये कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो फिर क्लास 7 में, क्लास 8 में जो हम सिखाएगा, क्लास 10 में भी इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। मेरा एक मोटो है, तुम लोगों को पता है कि एक ही मेथड सीखेंगे, हर जगह पे लगाएंगे, है ना, हर जगह पे यूटिलाइज करते चलेंगे, बार बार नहीं सीखेंगे। अब देखो कंसेप्ट क्या है। देखो पहले क्वेश्चन करना चालू करते हैं, फिर धीरे धीरे बताते हैं। बहुत अच्छे से समझना, ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो यहां पे क्या बताया है कि पैरेललोग्राम ABCD इन विच डायगोनल्स जो है AC एंड BD, ठीक है ना, इंटरसेक्ट एट M। तो ये डायगोनल्स इंटरसेक्ट M में करता है और ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो फिर पैरेललोग्राम के हम लोग को पता है कि ये जो बाइसेक्ट है ना, आधा आधा हो जाता है ना, बाइसेक्ट आधा आधा हो जाता है। मतलब ये अगर एक पैरेललोग्राम है तो ये अगर इसका डायगोनल है और डायगोनल का वैल्यू अगर 10 है तो फिर ये वाला डायगोनल जो है अगर यहाँ पे आगे कट करते हैं तो ये एग्जैक्टली आधा कर देता है। दैट मीन्स द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, दोनों को अलग अलग करता है। मतलब दोनों का वैल्यू अलग है। अगर रेक्टेंगल होता है तो रेक्टेंगल का डायगोनल का वैल्यू सेम होता है, बट पैरेललोग्राम में दो डायगोनल का वैल्यू अलग है। तुमको डायग्राम देख के समझ में आ रहा है कि ये वाला डायगोनल जो है ये बड़ा है, ये वाला डायगोनल जो है छोटा है, बट वो अलग अलग हो जाता है। दैट मीन्स अगर थोड़ा सा बड़ा करके हम ड्रॉ कर रहे हैं तो मान लो कि ये वाला डायगोनल 10 है, ये वाला डायगोनल क्या है 5 है। मान लो कि ये बड़ा डायगोनल 10 है, ठीक है ना, और ये छोटा डायगोनल 5 है। तो फिर जहां पे कट करता है यहाँ पे क्या हो जाता है, बाइसेक्ट हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, आधा आधा हो गया। ये पूरा 5 था तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5, यहाँ पे हो जाएगा 2.5। अब तुम लोग बोलोगे क्या सर यही वाले कंसेप्ट को लेके आप बोल रहे थे कि आप 10 में यूटिलाइज करने वाले हो? नहीं बेटा, ये वाले कंसेप्ट तो हम लोग 8 का कंसेप्ट है, हम लोग पहले सीखा है। इंट्रो वीडियो अगर देखोगे इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 17 का इंट्रो वीडियो देखोगे तो वहीं से ये वाला कंसेप्ट पता चलेगा कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों को अलग अलग करता है, सेम नहीं है, अलग आधा आधा कर देता है, ठीक है ना। अब देखो तो यहां पे हम लोग को इसी लॉजिक से, ये एक पैरेललोग्राम है तो इसी लॉजिक से हम लोग बोल सकते हैं कि AM इक्वल टू MC भी लिख सकते हैं और फिर DM इक्वल्स टू MV भी लिख सकते हैं। मतलब दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस है, ये हम लोग को पता चल गया। अब देखो हम लोग को प्रूव करना क्या है, प्रूव करना कि M इज मिड पॉइंट ऑफ LN। M इज मिड पॉइंट ऑफ LN, मतलब M जो है ये LN का मिड पॉइंट है। तो LN का मिड पॉइंट है, प्रूव करने के लिए हम लोग को ये दो ट्राइंगल लेना पड़ेगा। मैंने कन्ग्रुएंसी बताया था, कन्ग्रुएंसी ऑलरेडी सीख लिए हो क्लास 7 का वीडियो। अगर जो बच्चे को कन्ग्रुएंसी में दिक्कत है तो मैंने कन्ग्रुएंसी का क्लास 7 का जो एक वीडियो है, मतलब क्लास 7 में भी हम लोग का है, तो वहां पे मैंने बहुत अच्छे से अपलोड ऑलरेडी किया है। तो फिर जाके चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देगा, तो टेंशन नहीं लेना है। सब कुछ हम थाली सजा के रखे हैं, तुमको बस जाके बैठ के खाना है और कुछ नहीं। सिंपल से लॉजिक। और टेस्ट क्या है वो बताना है। टेस्ट क्या है मतलब वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है। कोई भी डाउट होगा तो भी पूछना है, ठीक है ना। चलो फिर, तो ये दो जो ट्राइंगल को मैंने मार्क किया, ये दो ट्राइंगल में कन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। लेकिन यहां पे वही वाला कंसेप्ट आता है जो हम लोग क्लास 10 में यूटिलाइज करने वाले हैं। यहां पे देखो, जब भी तुम इसको प्रूफ करने के लिए जाओगे तो देखोगे कि ये वाला एंगल जो है ये वाला एंगल के साथ इक्वल है। बात को समझो, ये वाला एंगल जो है ये वाला एंगल के साथ क्या है, इक्वल है। कैसे कैसे? अरे ऑल्टरनेट एंगल है ना, ऑल्टरनेट एंगल। क्यों? ये वाला लाइन पैरेलल है, ये वाला लाइन पैरेलल है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल। तो फिर दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल जैसे होता है वैसा ही करके हम लोग ये अंदर वाले एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बोलो तो। बोल सकते हैं ना, क्योंकि मेरे को ये दो ट्राइंगल के अंदर में देखना है। तो इसीलिए दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, मतलब यहाँ पे डायग्राम अगर अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो मान लो ये वाला मैंने ड्रॉ किया, तो फिर
ये दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, बात समझ में आ रहा है? दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल क्या हो जाता है? ऑल्टरनेट एंगल होता है। बात समझ में आया? अब देखो क्यों ऑल्टरनेट एंगल है ये दोनों। अब ये वाले डायग्राम में ना ये दोनों को भूल जाओ, इसको और इसको भूल जाओ, है ही नहीं। अब समझ में आ रहा है कि ऑल्टरनेट है कि नहीं है। ये DA और ये CB तो पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो और ये जो है ये इसका डायगोनल है, तो इसका इक्वल इसका हो सकता है ना, क्योंकि Z में दिस एंड दिस इक्वल होता है ऑल्टरनेट एंगल में, है ना। तो अब चलो दूसरा देखो, दूसरा फंडा देखो क्या है। देखो ये आया एक कंडीशन आया। कन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हम लोग को 3 कंडीशन चाहिए होता है जनरली, तो ये आया एक कंडीशन। ये हो गया दूसरा कंडीशन, बहुत अच्छे से देखो, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो ये दो एंगल ऑपोजिट साइड का एंगल क्या है? इक्वल है। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है ना, वर्टिकली ऑपोजिट। तो समझ में आ रहा है, तो दोनों कंडीशन हमने लिख दिया है। लेकिन अब जो है देखो, जब तुम यहां पे कंसेप्ट आता है, बहुत अच्छे से ध्यान दो। अब जब तुम थर्ड वाला जो तुम ढूंढने जाओगे कि सर थर्ड वाला क्या है, तो थर्ड वाला लॉजिक ये है, देखो ये जो DM है ना, DM इक्वल्स टू MB, तो फिर दैट मीन्स दिस इक्वल टू दिस, तो फिर कन्ग्रुएंसी मिल गया। लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये हम लोग का प्रीवियस कंसेप्ट है, मतलब कन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट है। लेकिन जो कंसेप्ट हम बताने वाले थे क्लास 10 में यूटिलाइज होगा, अब वो बता रहे। सुनो एक बार हम लिख लेते हैं हम लोगों को क्या क्या मिला है। पहला मिला है एंगल LDM दैट इज इक्वल्स टू एंगल MBN। अब देखो बहुत अच्छे से, ये क्या है? ऑल्टरनेट एंगल है कि नहीं, बोलो। ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है कि नहीं, बोलो। अब देखो बहुत ध्यान से देखो, अब थर्ड वाला कंडीशन क्या है? यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि DM इक्वल्स टू BM, है ना, ये दोनों, क्योंकि Q है ये इक्वल है। Q इक्वल है, इसको लिख दो कि बाइसेक्ट, यहां पे ब्रैकेट में लिख दो कि डायगोनल्स, ये जो है ऑलरेडी गिवन था, है ना, तो इसको गिवन भी लिख सकते हो कि ये जो है गिवन है, क्योंकि यहां पे ही लिख देंगे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यहां पे ही लिख देना कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ऊपर में लिख के ये दोनों लिख दो। तो यहां से एक कंडीशन में हम लोग का आ गया DM इक्वल टू BM। अब जो है हम लोग लिख सकते हैं बहुत अच्छे से, देखो ये वाला प्रीवियस लॉजिक है, वो वाला कंसेप्ट अभी तक मैंने बताया नहीं है, वो बाद में बता रहे हैं। पहले जो मतलब क्लास 7 का लॉजिक है वो समझा लेते हैं, फिर वो वाला बताएंगे जो क्लास 10 में हम लोग देखेंगे। देखो यहां पे जो है ट्राइंगल, अब बहुत ध्यान से देखो, कन्ग्रुएंसी में ऐसे ही लिखना है। तुम अगर उल्टा लिखते हो यहाँ पे कोई भी वैल्यू, तो फिर उस हिसाब से इंटरचेंज कर देना, क्योंकि जो स्टूडेंट्स को कन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट पता नहीं है, तुम लोग बहुत अच्छे से एक और बार सुन लो, यहाँ पे रिवाइज कर लेना। तो यहाँ पे जो है देखो, हम लोग के साथ D के साथ हम लोगों का रिलेशन B का आया था, तो D के साथ B का रिलेशन, बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे M के साथ M का रिलेशन था, तो M के साथ M का रिलेशन सेम पोजीशन में बैठेगा, बहुत ध्यान से देखो। अब जो है L के साथ N का रिलेशन, तो और हम लोग के पास कोई भी टाइप का ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर एंड में L पुट कर दिया, एंड में M पुट कर दिया, ठीक है ना। तो ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना, ऐसा कुछ खास बात नहीं है कि क्यों नहीं किया, ऐसा कुछ खास बात नहीं है, बस दोनों को हमको लिखना है। अब देखो बहुत ध्यान से, ये जो है दोनों कन्ग्रुएंसी प्रूव हो गया, लेकिन कन्ग्रुएंसी किसमें प्रूव हुआ? SAS में लिख सकते हो या फिर SAS में लिख सकते हो, कोई भी बात है। अब देखो ये SAS में कन्ग्रुएंट हो गया, लेकिन अब जो कंसेप्ट हम बताने जा रहे हैं ये क्लास 10 तक लगेगा, बहुत ध्यान से देखो। देखो तुम ना इसको नहीं लिख सकते हो, इसको नहीं लिख सकते हो, तब भी ये वाला करेक्ट है। ये वाला लॉजिक जो समझा रहे हैं बहुत ध्यान से समझना, सुनो मेरी बात। यहाँ पे जो है ये नहीं भी लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो? क्योंकि जब कोई भी दो ट्राइंगल का, अगर दो ट्राइंगल मतलब दो एंगल सेम हमको मिल जाता है, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वो दो ट्राइंगल इक्वल है,
कंसेप्ट बहुत ध्यान से सुनो। अगर कोई भी दो ट्राइंगल का, हम लोग ये दोनों ट्राइंगल के बीच में देख रहे थे और ये दो ट्राइंगल के बीच में हमको ये वाला कंडीशन एक मिल गया एंड ये वाला कंडीशन एक मिल गया और वो भी दो एंगल से मिला है, तो जब ऐसा वाले सिचुएशन होगा तो फिर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। कन्ग्रुएंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये दोनों इक्वल है। ये कौन सा कंसेप्ट हो जाता है? ये कंसेप्ट हो जाता है कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी, जो तुम लोग क्लास 10 में जाके पढ़ोगे, जो तुम लोग क्लास 10 में जाके पढ़ोगे। क्लास 10 में एक चैप्टर है सिमिलरिटी, वहां पे ये वाला कंसेप्ट सिखाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम क्लास 10 में सीखोगे तो इसीलिए अभी यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। देखो मेरा काम है जितना भी मेथड है उतना मेथड बताना, जितना भी जल्दी हो सके उतना जल्दी बताना। तो क्लास 7 में अगर तुम लोग ग्रैब कर लोगे ना तो आगे जाके वो यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि तुमको ऐसा फील होगा कि अरे वो वाला तो पता था, सर ने बताया था, सर ने करवाया था। तो ये वाले जो लॉजिक है, ये वाले जो कंसेप्ट है, ये वाले समझना है। ऐसा मतलब कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ऐसा बहुत सारे वीडियोस मैंने देखा है जहां पे ऐसा करके है ही नहीं। तो बहुत अच्छे से समझना है इसको, क्योंकि मेरा एक मोटो है कि क्लास 7-8 लेवल पे जो सीखेंगे यही मेरा स्ट्रेंथ है, क्योंकि बच्चे का बेसिक यहां से डेवलप होता है, तुम्हारा बेसिक यहां से डेवलप होता है। 7-8 को सीरियसली लो, जितना सीरियसली 7-8 को लोगे उतना सीरियसली आगे जाके कर सकते हो, क्योंकि कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। और हम ट्राई करते हैं जितना भी ज्यादा कंसेप्ट 7-8 लेवल पे समझाया जाए उतना ही अच्छा है बच्चे के लिए, आगे जाके मैथ्स को ग्रैब करने के लिए। ये जो बेसिक डर है ना, ये भगाना है हमको, पता है ना, भगाना है हमको। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो लॉजिक बताया, ये वाला लॉजिक समझ में आया, ये वाला कंसेप्ट समझ में आया। फिर एक और बार बता रहे, बहुत ध्यान से सुनो, 10 तक लेके चलेंगे इसको, 10 तक दिमाग में रखना, 10 तक लेके चलेंगे। देखो क्या है, कोई भी दो ट्राइंगल को अगर हमको कन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो हम लोग कन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बिना वो दोनों को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? हमको बस दिखाना है कि वही दो ट्राइंगल का कोई भी दो डिफरेंट एंगल, मतलब कोई भी दो पेयर ऑफ एंगल सेम है, मतलब हम लोग इक्वल दिखा सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मान लो ये एक ट्राइंगल था, ये एक ट्राइंगल था, तो मैंने दिखा दिया कि एक इक्वल टू दिस, मतलब दिस इक्वल टू दिस मैंने दिखा दिया। वो क्या है? ऑल्टरनेटली, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे हम रफली ड्रॉ कर रहे हैं एक ऑल्टरनेटली, है ना, ऑल्टरनेट एंगल। अब दूसरा वाला क्या दिखाया कि वर्टिकली ऑपोजिट, तो दो ट्राइंगल में दो एंगल मेरे को मिल गया। अब हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये ऐसे एस भी नहीं लिखना है, डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल इक्वल है। ये क्या है? कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी। बात को समझो, ठीक है ना, ऐसा नहीं, कंसेप्ट को बेटा समझना है। हम पुश करके समझाएगा, फोर्सफुली समझाएगा, समझना है। जो बच्चे समझना नहीं चाहते हम तुमको भी समझाएगा, क्योंकि बेटा यही वाला कंसेप्ट लेके तुम आगे चलोगे, इसको समझना जरूरी है। क्लास 10 में यही वाला कंसेप्ट यूटिलाइज होता है। अब देखो यहाँ पे बेस क्लियर करना है, तो यहाँ पे कंसेप्ट जो है समझ में आया। तो यहाँ पे ये जो है, ये सिमिलरिटी का जो कंसेप्ट है, इससे हम ये वाला सम नहीं बना रहे हैं, लेकिन दिमाग में इसको रखना, दिमाग में इसको रखना। जब ये वाला सम प्रैक्टिस करोगे ना, तब दिमाग में सोचना कि अच्छा ऐसा कुछ एक कंसेप्ट भी था। मतलब क्या कंसेप्ट था? दो ट्राइंगल के बीच में अगर कोई भी दो एंगल अगर हम लोग सेम दिखा दिया, मतलब इक्वल दिखा दिया कि दिस इक्वल टू दिस एंड सेकंड में दिस इक्वल टू दिस, अलग अलग दो एंगल को इक्वल दिखा दिया, जैसे कि ऑल्टरनेट एंगल एक हुआ, एक वर्टिकली अपोजिट हुआ, और फिर कुछ अलग भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि वर्टिकली और फिर ऑल्टरनेट एंगल ही होगा, कुछ अलग एंगल भी हो सकता है, लेकिन दो एंगल दिखाना है बेटा, साइड नहीं, दो एंगल अगर सेम आ जाता है तो फिर वो दो ट्राइंगल को हम लोग लिख सकते हैं कि वो दो ट्राइंगल इक्वल है। यहाँ पे बोर्ड में जैसे लिखा हुआ है, ये क्या सही लिखा हुआ है? नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ पे मैंने साइड इंक्लूड कर दिया, साइड इंक्लूड कर दिया तो ये क्या हो गया? कन्ग्रुएंट हो गया। तो कन्ग्रुएंट का सिंबल बीच में ऐसा है, वेव है एक, लेकिन जब दो एंगल लिख रहे हो तब नीचे इक्वल लिखना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं? बोलो, समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। तो ये दो ट्रायंगल इक्वल हो गया, दो ट्रायंगल इक्वल हो गया। अब मेरे को चाहिए था क्या? एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एल एन। एम जो है एल एन का मिड पॉइंट है, तो दो ट्रायंगल अगर कन्ग्रुएंस प्रूव हो गया
तब हम लोग बोल सकते हैं ना कि एल एम जो है दैट इज इक्वल्स टू एम एन, तो फिर एल एम दैट इज इक्वल्स टू एम एन कैसे, बाय सी पी सी टी, ये वाला भी बताया है। सी पी सी टी का मतलब क्या होता है, कन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सही बताए गलत बताए, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो कन्ग्रुएंसी वाले चैप्टर बहुत ध्यान से देखो, समझ में नहीं है तो बेटा तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं होगा। अभी जो है तुम्हारा सीखने का टाइम है, तो थोड़ा सा टाइम देके सीखो बेटा, हर एक दिन को यूटिलाइज करो। थोड़ा सा यहाँ पे ग्रैब कर लोगे ना तो फ्यूचर में अगर तुम्हारा आईआईटी करने का मन है या फिर तुम्हारा इंजीनियरिंग करने का मन है तो ये सारा बेसिक चीजें ग्रैब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मेहनत करना सीख जाओगे, तो वहां पे जाके बेटा मेहनत ही करना है। तो तुम्हारा अगर लाइफ का 2 हिस्सा होता है, ठीक है ना, तो 18 तक मतलब पहला 25 साल में मेहनत करके खुद को एस्टैब्लिश कर लो, बाकी 25 साल तो ऐश करना। ऐश करना मतलब जॉब करोगे, जॉब में जाओगे, आओगे, ऐश ही हो जाएगा, है ना, ऐश। अब जो है चलो फिर यहाँ पे जो है ये वाला हम लोग का प्रूव हो जाता है, क्योंकि ये दोनों अगर इक्वल हो जाता है तो फिर हम लोग लिख सकते हैं कि m इज मिड पॉइंट ऑफ एल एन, ठीक है, m इज मिड पॉइंट ऑफ एल एन। बात समझ में आ रहा है, ये प्रूव्ड। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 9। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। ये जो कंसेप्ट मैंने बताया क्लास 10 में यूटिलाइज होने वाला, यही वाला कंसेप्ट को दिमाग में रखना, क्योंकि बाद में भी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। चलो फिर आगे चलते हैं, नंबर 10 में मूव करते हैं। नंबर 10 में देखो क्या है, कोई भी टाइप का डाउट होगा तो नीचे टेक्स्ट करना बेटा। मैंने 15 मिनट लेके एक क्वेश्चन समझाया। क्यों समझाया, एक ऐसा कंसेप्ट समझाया जो कि 10 में यूटिलाइज होने वाला, और तुम लोग अभी क्लास 8 में हो और 7-8 लेवल को हम एक ही मानते हैं। 8 में हो मतलब कुछ बड़े नहीं हो गए हो, अभी भी सीखने की उम्र है, लेकिन 8 पार करके जब 9 में चले जाओगे थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएगा लेवल, तो वहां पे सम्स अलग टाइप का सिखाएंगे, जो ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो रहा है, आधा हो चुका है, तो टेंशन नहीं लेना है, देखते रहो। अब जो है देखो, इन एन आइसोसेलिस ट्रेपीजियम शो दैट द ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। पहला तो जो बात है, आइसोसेलिस ट्रायंगल क्या होता है, इंट्रो वीडियो में मैंने बताया है, जो सारे स्टूडेंट्स देखे हो तुम लोगों को पता है। ये जो है आइसोसेलिस है, ऐसा है नहीं है बेटा, मैंने गलत ड्रॉ किया है ना, तो फिर ऐसा होगा ये और ये, लेकिन दिस टू शुड बी इक्वल, तब उसको कहता है आइसोसेलिस, है ना। दिस टू शुड बी इक्वल, एक ट्रापीजियम ऐसा दिखता है। इंट्रो में बहुत अच्छे से बताया। अब देखो चलो सम को कैसे बनाओगे, थोड़ा सा सोचो, सोच के बताओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल है, तुम लोग को लग रहा होगा कि अरे ये सर कैसा क्वेश्चन है। देखो क्या बताया, आइसोसेलिस ट्रेपीजियम कैसा है, ऐसा आइसोसेलिस ट्रेपीजियम ऐसा होता है कि नहीं, बोलो, ऐसा होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये और ये सिमिलर है, ऑलरेडी ये हम लोग को बताया गया है ना, दो जो है ये सिमिलर है, तो फिर ये आइसोसेलिस हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर थोड़ा सा तुम एक्सटेंड कर दोगे, तो ये क्या है, थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करते हैं। देखो ये और ये सिमिलर है, और मैंने ऐसे क्यों ड्रॉ करा, क्योंकि ये जो है आइसोसेलिस था, तो आइसोसेलिस ट्रायंगल का एक कंसेप्ट मैंने बताया था कि ये और ये अगर सेम है तो रिलेटेड बेस जो एंगल होता है वो सेम होता है। तो फिर ये आइसोसेलिस ट्रेपीजियम है, दैट मींस ये इक्वल है, दैट मींस इसको अगर एक्सटेंड कर देंगे तब भी इक्वल ही रहेगा, ठीक है ना। तो फिर उस हिसाब से अगर देखोगे तो फिर ये एंगल इक्वल होता है। तो बात समझ में आ रहा है, ये एंगल इक्वल होता है। और फिर एक लॉजिक मैंने और बताया था, क्या था, ये जो कोई भी क्वाड्रिलेटरल का ये जो एडजेसेंट एंगल्स है ना, एडजेसेंट एंगल्स का सम जो है ये कितना होता है, 180 होता है ना, बताया था। ये एडजेसेंट एंगल्स जो है इसका सम जो है 180 होता है। तो अब जो है लॉजिक बना लो, ऐसे डॉटेड लाइन तुमको बनाना नहीं है, ठीक है ना। तुमको बस करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा आइसोसेलिस ट्रेपीजियम एक ड्रॉ करना है, इसका एक नेमिंग देना है, क्या नेमिंग, ABCD, ठीक है ना। अब देखो एंगल A प्लस एंगल D दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये जो है ये तो हम लोगों को पता है, क्वाड्रिलेटरल का लॉजिक है, कंसेप्ट है। अब देखो यहाँ पे ये आइसोसेलिस है, तो फिर एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये वाला जो है
ये एंगल ए इक्वल टू एंगल बी क्यों है, मैंने ऑलरेडी बताया, क्योंकि इसको एक्सटेंड कर दोगे, इसको भी एक्सटेंड कर दोगे तो ये इक्वल हो जाएगा। लेकिन ऐसे लिखोगे तो एक्सटेंड तो नहीं कर सकते, तो रीजन क्या लिखेंगे, रीजन ये लिखेंगे कि ये आइसोसेलिस क्या है, ट्रापीजियम। ठीक है ना, समझ में आया। ये एंगल ए इक्वल टू एंगल बी क्यों, क्योंकि आइसोसेलिस ट्रापीजियम, ये आइसोसेलिस ट्रापीजियम है इसीलिए। अब जो है देखो यहां पे हम लोग का आ गया एंगल ए प्लस एंगल डी 180, एंगल ए प्लस एंगल बी हो गया आइसोसेलिस ट्रापीजियम। तो फिर ए और बी इक्वल है, तो क्या ए के जगह पे हम लोग एंगल बी पुट कर सकते हैं, तो फिर एंगल बी प्लस एंगल डी दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। दैट मीन्स देखो ये वाला एंगल बी है, ये वाला एंगल डी है, दोनों को मिलके हो गया 180, और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180, जो कि यहां पे बताया देखो, शो दैट द ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री मतलब ऑपोजिट एंगल्स को सम करेंगे तो सप्लीमेंट्री आएगा, मतलब 180 आएगा, जो कि हम लोग का हो गया। तो यहां पे लिख देंगे कि ये वाला प्रूव्ड। बात समझ में आया, 2-3 लाइन का प्रूविंग है। तो अब ये प्रूव्ड लिखा, तो फिर ऑपोजिटली यहां पे ये लिख दो कि एंगल ए प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल बी प्लस एंगल डी 180 तो ये मैंने प्रूफ कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने एंगल ए प्लस एंगल सी को 180 क्यों लिखा है। क्योंकि देखो बेटा, एक अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल का ये जो 4 एंगल है तो सम करके कितना होता है, 360 होता है। तो सम करके अगर 360 होता है तो फिर ऑपोजिट कोई भी 2 एंगल, मतलब मान लो मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि एंगल बी एंड एंगल डी मिलके 180 हो रहा है, तो ये ऑब्वियस है कि एंगल ए और एंगल सी मिलके भी 180 बनाएगा, क्योंकि 180 प्लस 180 मिलके होता है 360, है ना। तो कोई भी 2 एंगल अगर 180 हो रहा है तो उसको ट्रापीजियम होने के लिए या फिर क्वाड्रिलेटरल होने के लिए बाकी 2 एंगल का सम भी 180 होना पड़ेगा। बात समझ में आया। तो इसीलिए मैंने यहां पे लिख दिया कि एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, तो फिर एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि हमको प्रूफ करना था, तो प्रूफ कर दिया। बात समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया, आई थिंक समझ में आया। कुछ नहीं बेटा, ये आइसोसेलिस ट्रापीजियम था, एंगल ए प्लस एंगल बी हो गया, और ये जो है एडजेसेंट साइड, तो यहां पे लिख सकते हो एडजेसेंट साइड्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है ना, किसका, क्वाड्रिलेटरल का। तो यहां पे वही भी लिख सकते हो कि एडजेसेंट साइड्स आर सप्लीमेंट्री ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, वो लिख देना, लिख के ऐसे सॉल्व कर देना, बस बात खत्म। समझ में आया क्या। चलो आगे चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या बताया, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। चलो पैरेललोग्राम एक ड्रॉ कर लिया मैंने। अब देखो बताया कि व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अच्छा कंडीशन क्या गिवन है, 11 पार्ट 1 कर रहे हैं। AC इक्वल टू BD, तो फिर ABCD ड्रॉ कर लो। पता है कि AC इक्वल टू BD, अच्छा ये दोनों इक्वल है, ये और ये इक्वल है। अच्छा तो डायग्राम देख के ही हमको लग रहा है कि ये दो इक्वल नहीं है ना। पैरेललोग्राम का 2 डायगोनल तो इक्वल होता ही नहीं है, क्योंकि वहां पे लॉजिक क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल हो सकता है, और फिर क्या है, ये डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर करेगा। लेकिन ये जो डायग्राम है, डायग्राम देख के हमको पता चल रहा है कि ये तो 2 डायगोनल जो है ये तो इक्वल है ही नहीं। तो फिर इक्वल डायगोनल कौन सा क्वाड्रिलेटरल का होता है, एक का होता है रेक्टेंगल का, एक का होता है रेक्टेंगल का इक्वल डायगोनल होता है, एंड फिर एक स्क्वायर का इक्वल डायगोनल होता है। बात समझ में आया, एक स्क्वायर का होता है, एक रेक्टेंगल का होता है। अब यहां पे किसका बात कर रहा है, अब बताया कि AC इज परपेंडिकुलर टू BD। अब देखो बताया है कि AC जो है ये परपेंडिकुलर टू BD है। अब रेक्टेंगल का परपेंडिकुलर तो होता नहीं है, यहां पे रेक्टेंगल का परपेंडिकुलर कैसे होगा, नहीं हो सकता। तो फिर ऑब्वियस है कि स्क्वायर का होता है। तो फिर यहां पे हम लोग लिख देंगे कि AC इक्वल टू BD एंड AC इज परपेंडिकुलर टू BD। AC इज परपेंडिकुलर, डायरेक्टली लिख देते हैं, AC इज परपेंडिकुलर टू BD। परपेंडिकुलर मतलब उल्टा T का जो साइन होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब एक साइन एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे होता है, तो इसका सिंबल भी उल्टा T हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर हम लोग वैसे ही लिख देंगे BD, तो फिर ये क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, एक स्क्वायर हो गया, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैचिंग ही नहीं हो रहा, क्योंकि इसका 90 डिग्री इक्वल तो होता है लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री होता नहीं है,
ठीक है ना, बात समझ में आया। अब चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कि कैसा होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 11 का 1 स्क्वायर। अब चलो नंबर 2 क्या है, AC इज परपेंडिकुलर टू BD बट नॉट इक्वल टू इट। अच्छा, तो फिर मतलब ऐसा है, पता है कि AC जो है, ये जो है AC एंड ये जो है BD, देखो बताया कि AC इज परपेंडिकुलर टू BD, तो परपेंडिकुलर है बट इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है बट परपेंडिकुलर है ना, दो इक्वल नहीं है बट परपेंडिकुलर है। तो फिर यहाँ पे कैसे हो जाएगा, देखो हम लोग का इस लॉजिक में क्या होता है, देखो रोम्बस ड्रॉ करो, रोम्बस ड्रॉ किए। अब देखो यहाँ पे जो है 2, तो 2 में क्या बता रहा है, देखो परपेंडिकुलर टू BD इज नॉट इक्वल टू इट, तो फिर इसका इसका परपेंडिकुलर है बट इक्वल नहीं है, तो फिर क्या है, देखना ये जो कंसेप्ट है ना, ये हम लोग जो पहले मैंने बताया था एकदम स्टार्टिंग में इंट्रो वीडियो से ही तुम्हारा बन जाएगा। देखो वहां पे ये वाला क्या था, वहां पे ही देखना रोम्बस, वहां पे ही देखना रोम्बस में क्या था, डायगोनल्स जो है वो डिफरेंट हो जाता है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोम्बस, ठीक है ना। वहां पे मतलब इंट्रो वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि हर एक का ये, वो अगर ठीक से देखोगे लर्न कर लोगे तो कंसेप्ट से ही बन जाएगा क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे AC इक्वल टू BD बट AC इज नॉट परपेंडिकुलर टू BD, AC और BD इक्वल है बट परपेंडिकुलर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वही होगा रेक्टेंगल, है ना। तो यहाँ पे रेक्टेंगल ACBD मतलब ABCD, AC और BD इक्वल है बट परपेंडिकुलर नहीं है, तो रेक्टेंगल का ही होता है ना, समझ में आया। चलो फिर ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया, चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल था, कंसेप्ट से बन जाएगा तुम्हारा, अगर इंट्रो वीडियो अच्छे से देखे हो तो कंसेप्ट से बन जाएगा, वहां पे जो लॉजिक मैंने बताया था उसको अगर फॉर्मूला कॉपी में लिख लोगे तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी चलो क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कैसे करेंगे, थोड़ा सा सोचो, सोच के बताओ।
अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या है, ये एक डायग्राम है, डायग्राम को बहुत अच्छे से समझो। देखो यहाँ पे क्या है, अच्छे से समझना। ये पूरा 110 है, ठीक है ना, वो ऑलरेडी गिवन है। एंड देखो बी सी डी, दैट मीन्स ये पूरा गिवन है हम लोग का 80, है ना, पूरा गिवन है 80। अब देखो ये 80 गिवन है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ये पूरा जो 80 है ये डायगोनल जो है ना बाइसेक्ट करता है, मतलब रोम्बस, एक रोम्बस का डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करता है। तो इधर में हो गया 40, इधर में हो गया 40, ठीक है ना। तो अब ये पूरा 110 है, तो ये बाकी बचा उचा जगह कितना होगा? ये 110 है तो ये जगह कितना हो जाएगा? 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा? 70। ये वाला हो गया 70। अब कर लो 70 प्लस 40 प्लस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 180। अब यहां पे करो, बात समझ में आया कि नहीं? बोलो, बात समझ में आया? अब देखो x का वैल्यू जो है वो निकल गया है, वो है 70। अब क्या करेंगे? अब नेक्स्ट जो है हमको ढूंढना है कि मैंने क्या बताया, ये जो डायगोनल्स है बाइसेक्ट करता है, तो डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट करता है तो फिर दिस एंगल, मतलब ये पूरा 80 था तो ये भी 80 हो जाएगा, है ना। तो फिर दिस प्लस दिस, ये पूरा 180 होगा, मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी मिलके 180 होगा। एंगल ए मेरा आ गया 80, तो फिर एंगल डी कितना हो जाएगा? बोलो, एंगल डी विल बी 100, है ना, 80 को राइट साइड भेज दिया तो डी क्या हो जाएगा? एंगल डी पूरा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे जो y है ये आधा में है, मतलब डायगोनल तक है, ध्यान से देखो डायगोनल तक है, दैट मीन्स 50 का आधा हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल ए डी बी दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 100/2 दैट इज 50 डिग्री। बात समझ में आया? तो फिर तुमको जो x एंड y ढूंढना था वो मिल गया, यहां से तो x मिल गया, यहां से y मिल गया, ठीक है ना। बात समझ में आया कि नहीं? बोलो, समझ में आया? एक और बार समझना है, चलो फिर एक और बार समझते हैं। अब मैंने क्या बताया, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे ये 110 है तो ये पूरा जो है 180 है, तो फिर ये वाला भाई साहब कितना हो जाएगा? ये बाकी बचा बुचा जगह कितना हो जाएगा? 110 से सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हो जाएगा 70। और क्वेश्चन में देखो बी सी डी मतलब ये पूरा गिवन है 80, और हम लोग का कंसेप्ट पता है कि डायगोनल जो है वो आधा करता है, मतलब रंबस का जो डायगोनल है वो आधा कर देता है एंगल को। तो फिर इधर में हो गया 40, इधर में हो गया 40, है ना। तो फिर यहां से मैंने निकाल लिया 70 प्लस 40 प्लस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये छोटा भाई साहब एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल सीपीएम, ट्राइंगल सीपीएम में ये लिख सकते हैं। तो फिर यहां से मिल गया x इक्वल टू 70 डिग्री। बात समझ में है? तो x निकल गया। अब जो है y ढूंढना है, तो y देखो डायगोनल तक है ना, डायगोनल तक है, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ये पूरा 80 था तो ये भी पूरा 80 हो गया। अपोजिट साइड्स आर सेम होता है, मतलब अपोजिट एंगल्स आर सेम होता है, तो फिर ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा। तो फिर एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी मिलके हो जाएगा 180। तो यहां से एंगल डी आ रहा है 100, ये पूरा जो एंगल डी है ये पूरा आया 100, तो फिर y जो है डायगोनल तक है, तो फिर y इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 50 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? बोलो, समझ में आया? चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, यहां पे बताए कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z। तो फिर पहले हमको दिख ही रहा है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल एंड इक्वल होता है, तो फिर यहां से डायरेक्टली लिख दो ना कि 3x प्लस 14 दैट इज इक्वल्स टू 2x प्लस 25। x निकल के आएगा 3x माइनस 2x दैट इज इक्वल्स टू 25 माइनस 14। यहाँ पे x इक्वल्स टू 25 से 14 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाता है? इधर 6 उधर 5, तो 6 एंड 5 11 हो जाता है। तो फिर x का वैल्यू 11 हो गया, खत्म करो। अब y का लेके सोचो। अब y में देखो, बहुत अच्छे से देखो, देखो ये इसका पैरेलल है, मतलब DC एंड AB जो है ये पैरेलल है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये और ये भाई साहब इक्वल है, तो फिर y प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 24। हाउ? ऑल्टरनेट एंगल, है ना। तो फिर यहां से y आ जाएगा 24 माइनस 9
दैट इज इक्वल्स टू 24 से 9 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा, पहले 4 करो फिर 5 करो तो आ गया 15, तो y का वैल्यू आ गया 15 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। अब z को लेके सोचो, अब क्या फाइंड करना है, z फाइंड करना है। z बहुत सिंपल है, देखो कैसे z फाइंड करेंगे। देखो z का मतलब दिस, मतलब यहां पे प्लस यहां पे कितना होता है, इक्वल करके 180 होता है। तो फिर एंगल A प्लस एंगल B दैट इज इक्वल्स टू 180 होता है, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड्स मतलब 180 होता है, पता है हम लोगों को। तो फिर एंगल A में क्या है पूरा लिखो, एंगल A में है 3y प्लस 5 प्लस 24, ये पूरा एंगल A है, पूरा एंगल A है। और एंगल B में कितना है, ओनली z है, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे 3 इंटू वाई का वैल्यू 15 ऑलरेडी आ गया, यहाँ पे 5 प्लस 24 प्लस z इक्वल्स टू 180 है ना। तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 50 प्लस 24 74 प्लस z दैट इज इक्वल्स टू 180। तो फिर z इक्वल्स टू 180 माइनस 74 कितना होगा, लिख के आंसर करके मेरे को बताना, नीचे कमेंट करना, ठीक है ना, नीचे कमेंट करना। अच्छे से समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या बताया, द फॉलोइंग फिगर इज अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है इन विच x इज टू वाई। अच्छा, तो x इज टू वाई दैट इज इक्वल्स टू 3 इज टू 7। तो x इज टू वाई अगर 3 इज टू 7 होता है तो फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x बाई वाई दैट इज 3 बाई 7, लिख ही सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। x बाई वाई इक्वल टू 3 बाई 7 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब देखो ये एक लिख लिए मैंने, यहां से ये मिला। अब देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो फिर ये एक रेक्टेंगल है, दैट मींस ये पूरा कितना है 90 डिग्री है। तो फिर ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल नहीं ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है। तो ये ट्राइंगल का टोटल सम कितना होता है, 180 होता है। तो एक एंगल अगर 90 आ गया है तो बाकी दोनों को मिलके कितना होना पड़ेगा, 90 होना पड़ेगा। वेरी सिंपल कंसेप्ट। तो फिर x प्लस वाई शुड बी 90। तो फिर ये एक आया, ये दूसरा आया, तो फिर यहां से x का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, या फिर वाइस वर्सा करो, जो भी कुछ करना चाहते हो। तो फिर लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, तो यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ पे और लिखो, यहाँ पे और लिखो, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 3 बाई 7 इंटू वाई, दैट मीन्स 3y बाई 7, ठीक है ना, 3y बाई 7। तो यहां पे डायरेक्टली वैल्यू डाल दो, x का वैल्यू 3y बाई 7 प्लस y दैट इज इक्वल्स टू 90। इसको सॉल्व कर लो, करने के लिए एलसीएम करना पड़ेगा, नीचे 7 तो 3y प्लस 7y दैट इज इक्वल्स टू 90। तो 7 प्लस 3 10y दैट इज इक्वल्स टू 9 7 से कितना होता है 63। तो अब साइड बाय साइड कैंसिल कर दो, तो y का वैल्यू आ गया 63, y का वैल्यू आ गया 63। बात समझ में आ रहा है। अब x का वैल्यू कैसे आएगा, इसमें पुट कर दो बेटा, इसमें पुट कर दो, सिंपल सा लॉजिक है, पुट कर दो आ जाएगा। तो इसमें पुट कर रहे हैं, तो यहां पे इसका नाम ना इक्वेशन 1 दे देना, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद अब मतलब इसके बाद यहां पे किया है मैंने, अब यहां पे लिखना कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3 बाई 7 इंटू वाई, तो फिर 3 बाई 7 इंटू 63, तो 7 कितना होता है 9 जा, तो 9 3 जा कितना होता है 27। तो फिर यहाँ पे आ गया x का वैल्यू है 27 एंड y का वैल्यू है 63। बात समझ में आया, ऐसे सॉल्व करना है। ये जो है ना दो इक्वेशन का साइमल्टेनियस सॉल्व करना है, जो कि तुम लोग क्लास 9 में सीखने वाले हो, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर टेंशन नहीं लेना है। इसका 3-4 मेथड है। ये जो मेथड पर्टिकुलरली जो मेथड में मैंने सॉल्व किया, इस मेथड को हम कहते हैं सब्सटीट्यूशन। हम नहीं कहते, हर कोई कहता है सब्सटीट्यूशन। तो सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, एक का वैल्यू दूसरे में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम हो जाता है सब्सटीट्यूशन। तो इसका अलग अलग मेथड भी है, एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, फिर ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं दो इक्वेशन को, लेकिन वो क्लास 9 का लॉजिक है। अभी जो 8 में हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर 9 का सीखना है तो फिर वहां पे जाके सीख सकते हो, यूट्यूब में अपलोडेड है। लेकिन हम बताएंगे, हम सजेशन देंगे कि अभी देखने का जरूरत नहीं है,
अभी नहीं चाहिए, वो सीखना नहीं है, 9 में ही सीखना। यहाँ पे बस ऐसे ही करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में ही करना है। नाउ चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कैसे सॉल्व होगा। अगेन एक प्रूविंग सम, चलो फिर देखते हैं। समझ में आया? चलो यहाँ पे हम एक्सरसाइज एंड करते हैं। आई थिंक यहाँ पे ही एंड है, इसके बाद नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, कंग्रेचुलेशंस, तुम लोग सीख चुके हो। अब प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा ग्रिप में आएगा, जितना अच्छा ग्रिप में आएगा उतना अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है ना। नॉलेज पे फोकस करो, मार्क्स ऑटोमेटिकली आते रहेगा। मार्क्स में अगर फोकस करोगे तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुमको फोकस कहां पे करना है, नॉलेज में, कि ऐसा टाइप का सब मेरे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे हम एंड करते हैं। अच्छा रहना, खुश रहना, टेक केयर, बाय बाय।